नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। जैसा कि हम अज्ञे की दो कविताओं पे चर्चा कर चुके हैं, आज हम अज्ञे की तीसरी कविता जो यूजीसी नेट के सिलेबस यूनिट 5 के अंतर्गत लगी हुई है और कविता है कितनी नावों में कितनी बार। ये कविता 1966 में यूगोस्लाविया यानी कि विदेश में लिखी गई थी। कविता के काव्य संग्रह यानी कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर 1978 में अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इस कविता का जो शीर्षक है कितनी नावों में कितनी बार, वो अलग अलग दुर्बल आस्थाओं के सहारे चेतना में डूबकर सत्य को खोजने के प्रयास का संकेत करता हुआ नजर आता है। इस कविता में कवि सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये भी कविता जो है वो प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकों के तौर पे कविता को रचा गया है। तो हम कविता को पढ़ेंगे और इस कविता की अंतिम पंक्ति तक जाते जाते हम जान पाएंगे कि अज्ञे किस तरह सत्य और अंतहीन सच्चाइयों के बारे में एक राज खोलते हुए नजर आते हैं और वो राज उनके स्वयं के जीवन दृष्टि से जुड़ा हुआ राज है। तो कविता को पढ़ेंगे और फिर कविता की व्याख्या को देखेंगे। कविता कुछ यूं पर है कि कितनी दूरियों में कितनी बार, कितने डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं। कितनी दूरियों में कितनी बार, आगे कहते हैं कितनी दूरियों में कितनी बार। दूरियों दूरियों शब्द का यूज करते हुए पहली पंक्ति में ही दूरियों का जो अर्थ है वो भटकाव से है। कितने भटकाव में कितनी बार यानी कि बहुत तेरे, कितनी डगमग नावों में बैठकर। डगमग नाव जो कमजोर आस्था का प्रतीक है। यहाँ पे डगमग नाव का जो अर्थ निकालेंगे हम आस्था के यानी कि वो कमजोर आस्था के प्रतीक के तौर पे लेंगे कि मैं भटकाव में कितनी बार कमजोर आस्था के नाव पे सवार होकर तुम्हारी ओर आया यानी कि चेतना की ओर आया। यहां तुम्हारी ओर आया का मतलब किसी प्रेमिका की ओर आने का अर्थ नहीं है, बल्कि चेतना की ओर आया और वो चेतना क्या है, सत्य की ओर आने का प्रयास किया। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं कि ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओ मेरी छोटी सी ज्योति। यह जो ज्योति है वो दृष्टि है और चेतना के सूक्ष्मतम स्वरूप का प्रतीक भी है। जो वो सूक्ष्म तो है, वो चेतना जो सूक्ष्म तो है पर अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में भी व्यापक और असीम है। और आगे कह रहे हैं कि कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ कुहरा पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। कह रहे हैं कि कभी कुहासे में तुम्हें न देखता। कुहासे का मतलब क्या है कि वो आवरण जो कवि यानी कि अज्ञे और उस सत्य के बीच में एक आवरण के तौर पे काम करता है, जो कवि को सत्य से दूर रखने का काम करता है। कह रहे हैं कि जब तक वो आवरण यानी कि कुहासा रहता है तब तक मैं तुमको कभी नहीं भी देख पाता, पर कभी देखता भी हूं तो तुम्हारी उस श्वेत चमकीली चेतना को यानी कि किरण को देखना हो, और वो किरण दिखती भी किस तरह से है तो वो प्रभा मंडल। पहचानता हूं तुम्हारे ही प्रभा मंडल से। प्रभा मंडल का मतलब क्या है कि जब हम कभी हम बुद्ध की फोटो में या फिर बुद्ध को जब हम देखते हैं, किसी महापुरुष को देखते हैं, फिर देवी या देवताओं की जब फोटोज देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सिर के पीछे एक किरणों का एक गोला आकार बना होता है। वही प्रभा मंडल यानी कि तेज का वो पुंज बना होता है और उसी पुंज के रूप में उस चेतना को देखते हैं अज्ञे। कह रहे हैं कि पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में। रुपहली का मतलब चमकीली
और वो चमकीली जो किरण है वो श्वेत किरण, जो उस चेतना के प्रभा मंडल से वो देख पाते हैं। कितनी बार, यानी कि बहुतों बार, धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबूझे सत्य कितनी बार। और वो कह रहा है कि जब इस चेतना को वो देख पाते हैं, यानी कि उस किरण का एक छोटा सा झलक भी पाते हैं, तो वो खुद को धैर्य और खुद के अंदर एक आश्वस्ति यानी कि विश्वास धारण करते हुए अक्लांत यानी कि कभी भी हार न मानने की दृढ़ इच्छा से परिपूर्ण खुद को पाते हैं और कहते हैं ओ मेरे अनबूझे सत्य कितनी बार। और वो सत्य जो उनके लिए अनबूझा ही रहा, वो कितनी बार ऐसा हुआ उनके जीवन में कि वो छोटी सी किरण को देखने पर खुद को धैर्य, विश्वास और कभी न हारने वाले व्यक्ति की तरह दृढ़ होते हुए खुद को पाते हैं। आगे कह रहे हैं कि और कितनी बार कितने जगमग जहाज में मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाएं, जहां नंगे अंधेरों की और भी उघाड़ना रहता है। वो कह रहा है कि और कितनी बार कितने जगमग जहाज में मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर। कह रहा है कि बस वो एक छोटी सी चेतना देख के, जिस चेतना को देखने के बाद वो धैर्य और विश्वास और अक्लांत हो जाते हैं, यानी कि कभी हार नहीं मानने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है उनके साथ, जो जगमग जहाज जो प्रतीक है यहाँ पे, वो सांसारिक आकर्षण का बोध कराता है। यानी कि सांसारिक आकर्षण के बंधन का बात कर रहा है कि जगमग जहाज में जाकर मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी बार। और वो जगमग जहाज यानी कि सांसारिक चौंधियारा यानी कि चकाचौंध, दुनिया में व्याप्त चकाचौंध, उनको बहुत बार खींचकर किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में ले गए हैं, खींचकर उन पराये देशों में जहां उन्हें बेदर्द हवाएं मिली। बेदर्द हवाओं का मतलब यहाँ एक इससे है, इसका ये प्रतीक जब हम लेंगे कि बेदर्द हवाओं का जो अर्थ यहाँ निकलेगा वो संवेदनहीनता से, जहां पे उन्हें संवेदनशील न होके संवेदनहीनता मिली, हमेशा ये बेदर्द हवाएं जो पराये देश में मिलती रही, जहां नंगे अधेरों की और भी उघाड़ता रहता है। कह रहा है कि ऐसी जगह पे वो जगमग जहाज यानी कि सांसारिक आकर्षण उन्हें खींच कर ले गया, ऐसे पराये देश में ले गया जहां संवेदनहीनता के साथ साथ एक नंगा अंधेरा भी मिला, जो उनके पीड़ा सत्रांश को हमेशा उघाड़ता रहा। और कह रहे हैं कि एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते। और वो जगमग जहाज जो उन्हें पराये देश में खींच के ले गया, जहां उनको बेदर्द हवाएं मिली, वहां एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश भी मिला। निर्मम का मतलब एक कठोर प्रकाश, तीखा यानी कि आंखों को चुभने वाला प्रकाश, नंगा यानी कि वो एक बिना किसी आवरण का प्रकाश जिसमें कोई प्रभा मंडल यानी कि तेज नहीं था। वो चेतना की बात कर रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से कह रहे हैं कि कभी तो हमको चेतना की एक छोटी सी किरण दिखती है और उस किरण को देखते हुए हम खुद को धैर्यवान और विश्वास से युक्त और कभी न हार मानने वाला दृढ़ निश्चयी बना पाते हैं। लेकिन कभी हम जगमग जहाज यानी कि सांसारिक आकर्षणों में बंधकर किन्हीं ऐसे सुदूर प्रदेश यानी कि देशों में चले जाते हैं जहां बेदर्द हवा में यानी कि संवेदनहीनता और नंगे अंधेरा यानी कि एक अंधकार मिलता है, जहां पे वहां पे उनके पीड़ा सत्रांश को उघाड़ता हुआ दिखता है। और उसी पराये देश में एक प्रकाश है। वो कह रहा है कि मतलब वो प्रकाश जो है, चेतना में तो हमारे सत्य में जो हमारा प्रकाश तो मिलता ही है, पर एक प्रकाश चेतना से दूर होने पर भी एक प्रकाश मिलता है। और दोनों प्रकाश में अंतर बताते हैं आगे। जब हम सत्य के पास वाले प्रकाश की बात कर रहे हैं, उस प्रकाश की किरण को देखने पे हमारे अंदर धैर्य, विश्वास
और कभी न हार मारने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। लेकिन चेतना से दूर एक प्रकाश जो है वो नंगा है, तीखा है और निर्मम है, यानी कि वो प्रकाश कठोर है, वो प्रकाश आंखों को चुभने वाला है और उस प्रकाश में कोई प्रभामंडल यानी कि कोई तेज नहीं है। यहाँ पे हम दो प्रकाश यानी कि सत्य के पास वाला प्रकाश और सत्य के दूर, चेतना से युक्त प्रकाश और चेतना से दूर प्रकाश के बीच में तुलना करके भी बात कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्यहीन सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां। वो कह रहा है कि केवल चौंधियाते हैं सत्य तथ्य तथ्य तथ्य, कि वो जो प्रकाश है, वो जगमग जहाज जो है, सांसारिक मोह माया जो है, खींच के जिस देश में ले जाती है, वह केवल तथ्य का चौंधियाना उन्हें दिखता है। तथ्यों का आकर्षण से वो प्रकाशित होते, वो जो प्रकाश निकल के आ रहा है वो तथ्य से निकल आ रहा है। तथ्य का मतलब जो कृत्रिम है और तथ्य जो कभी भी बदला जा सकता है खुद से। सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां, और वो सत्य नहीं है बल्कि अंतहीन सच्चाइयां हैं। अब ये पंक्तियां सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां, यहां सत्य और अंतहीन सच्चाइयों से कवि दो तरह की बात कर रहे हैं। और कवि का इस कविता में सत्य के साथ साक्षात्कार नहीं बल्कि अंतहीन सच्चाइयों के साथ साक्षात्कार है। सत्य क्या होता है? जो कभी बदला नहीं जा सकता, और अंतहीन सच्चाइयां जो हैं उन्हें हम बदल कर, तोड़ मरोड़ कर अपने हित के अनुसार प्रयुक्त किया जा सकता है। ये अंतर है सत्य और अंतहीन सच्चाइयों में। तो वो कह रहे हैं कि जिस देश में वो जगमग जहाज उन्हें खींच कर ले जाता है, जिस देश में वो सांसारिक मोहमाया खींच के ले जाती है, जिस देश में वो दुनिया में व्याप्त वो तीखा नंगा प्रकाश खींच के ले जाता है, वहां जो प्रकाश है, वहां जो प्रभामंडल है उसमें तेज नहीं है। वहां केवल उस तीखे नंगे प्रकाश में चौंधियाते हैं केवल तथ्य, वो तथ्य जो कृत्रिम है, जो खुद से बदले जा सकते हैं, खुद के हितों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। वहां सत्य नहीं है बल्कि अंतहीन सच्चाइयां हैं। वहां सत्य नहीं है मतलब कि अंतहीन सच्चाइयां हैं, जो वहां पे जितने भी तथ्य हैं वो खुद के हित के लिए और खुद के लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रयुक्त किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि कितनी बार मुझे खिन्न विकल सत्रस्त, कितनी बार, और इस प्रकाश में रहते हुए कितनी बार मुझे खिन्न, यानी कि खिन्न का मतलब एक व्याकुल, विकल हुए, और सत्रांश का मतलब पीड़ा मिली। इस तरह से कितनी बार कह रहे हैं, कितनी बार मुझे खिन्न, विकल और सत्रांश मिला। यहां इस पंक्ति में ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जगमग जहाज जिस पराये देश में ले जा रहा है, यानी कि वो विदेश जहां वो प्रकाश मिलता है जिस प्रकाश में कठोरता है, जिस प्रकाश में तीखापन है जो आंखों को चुभ रहा है, जिस प्रकाश में तेज नहीं है, और जिस प्रकाश में चौंधियाते हैं केवल तथ्य, उस विदेश यानी कि उस पराये देश में सत्य नहीं है बल्कि अंतहीन सच्चाइयां हैं, यानी कि कृत्रिम तथ्य हैं जो केवल खुद मनुष्य अपने हितों के लिए साधते हुए नजर आते हैं। यहां आगे विदेशों की बात कर रहे हैं कि विदेशों में भी घूमने पे बात, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कविता विदेश की धरती यानी कि यूगोस्लाविया में बैठ के लिख रहे हैं आगे, और वो कह रहे हैं कि जिस पूरी दुनिया यानी कि भारत के अलावा भी बहुत देशों में घूमने के बाद आगे को कहीं भी सत्य नहीं दिखता है बल्कि केवल तथ्य ही मिलता है, और उन तथ्यों ने उन्हें हमेशा खिन्न किया है, विकल किया है, यानी कि व्याकुलता भरी है, और सत्रांश उत्पन्न किया है, यानी कि पीड़ा उभार दिया है। और यहां पे एक लाइन और उभर के आती है, इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद एक और लाइन उभर के आती है कि यहां पे अज्ञे जी भारतीय परंपरा पर जोर देते हुए पाश्चात्य को खंडित करते हुए नजर आते हैं, पश्चिम को खंडित करते हुए नजर आते हैं, जिस पश्चिम में सत्य न होकर केवल तथ्य मिलता है उन्हें,
केवल तथ्य, वो तथ्य जो कृत्रिम है, जो खुद से बनाए हुए तथ्य हैं, वो सत्य नहीं वहां मिलता। वो सत्य जो बदला नहीं जा सकता, उस सत्य के बदले क्या मिलता है? अंतहीन सच्चाइयां। और वो अंतहीन सच्चाइयां क्या है? जो केवल अपने हितों के लिए लागू किया गया है। इस पूरी कविता में फिर से एक बार ऊपर से नीचे की तरफ नजर जब डालेंगे तो इसका मूल कथ्य ये निकल के आता है कि कभी कभी आदमी सत्य के खोज में भटक रहा होता है, बहुत दूर दूर तलक भी दौड़ा फिरता है सत्य को खोजने के लिए, और सत्य उसके अपने पास ही रहता है। तो आगे इस बात पे जोर देते हैं कि कितनी दूरियों में कितनी बार, यानी कि भटकाओं के चक्कर में मैंने कमजोर आस्था वाले डगमग नाव पे बैठ के तुम्हारे पास आने को चाहा, चेतना के पास आने को चाहा, लेकिन जगमग जहाज जो सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक बंधन है, वो मुझे खींच के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में ले गए, पराये देशों में ले गए। लेकिन अंतर क्या है कि जब कुहासे में भी उस चेतना के, उस सत्य की छोटी सी किरण दिखी तो मेरे अंदर धैर्य, विश्वास और कभी हार न मानने की शक्ति उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही मैं उस जगमग जहाज में बैठ के पराये देश जाता हूं, वहां मुझे बेदर्द हवाएं यानी कि संवेदनहीनता से सामना करना पड़ता है। वहां एक प्रकाश से भी गुजरना पड़ता है जो आंखों को चुभ रहा है। वहां ऐसा प्रकाश है वो जिसकी तेज नहीं है, जिसका कोई प्रभाव मंडल नहीं है, और उस प्रकाश में चौधियाए हुए केवल तथ्य मिल रहे हैं, केवल तथ्य मिल रहे हैं। वे तथ्य जो खुद से बनाए गए हैं, खुद से निर्मित किए गए हैं, अपने अधिकारों और अपने लाभ के लिए बनाए गए हैं, खुद के हितों को देख के बनाया गया है। और इसको मिलने से ये उन्हें महसूस हो रहा है कि यहाँ सत्य नहीं बल्कि अंतहीन सच्चाइयां हैं, और यहाँ सत्य नहीं है बल्कि अंतहीन सच्चाइयां हैं, जो वो सच्चाइयां जो अपने हितों के लिए कभी भी तोड़ मरोड़ कर प्रयुक्त किया जा सकता है। और ऐसा जब मिलता है, इस तरह का जो प्रकाश मिलता है जिसमें तेज नहीं है, तो इस तरह का प्रकाश हमेशा अज्ञे यानी कि कवि को खिन्न किया है, विकल किया है, व्याकुल किया है, और उनमें सत्रांश यानी कि पीड़ा भी उत्पन्न करने का काम किया है। अंतिम की ये जगमग जहाज और पराये देश की बात से हम अर्थ लगा सकते हैं कि अज्ञे यहाँ भारतीयता यानी कि भारतीय परंपरा को उभारते हुए पश्चिम की सभ्यता में जो तथ्यों से बनी हुई सभ्यता है उसको खंडित करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें सत्य का खोज करना चाहिए, तथ्य खोजने के अपेक्षा हमें सत्य पे ही जोर देना चाहिए। तो इस कविता में हम देख रहे होंगे कि कवि एक सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति को अपनाए हुए है, सत्य की खोज में निकले हुए हैं, और उस सत्य की खोज में निकले हुए विदेश की धरती पे बैठ के कविता लिख रहे हैं, कितनी नावों में कितनी बार। और ये कविता का जो शीर्षक है वो अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि कमजोर दुर्बल आस्थाओं के सहारे चेतना में डूबकर सत्य के खोज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कविता समझ में आई होगी, और ऐसे ही कविताओं के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए अगर अब तक सब्सक्राइब न किया है तो, और अगर कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कविता की व्याख्या समझ में आई हो तो लाइक करें, और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें, जिससे पता चले कि कविता को समझने में और मेरे पढ़ाने में या फिर मेरे व्याख्यान में क्या दिक्कतें हैं, या फिर किससे क्या समझा जा सकता है। उस प्रतिक्रिया से हमारा मनोबल भी ऊपर होता है। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो कर लेंगे, और कविता अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और प्रतिक्रिया देना तो नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।